बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कंट्रोल चार्ट्स के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स का लेक्चर 2 है। इसमें हम कंट्रोल चार्ट्स की कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लोर करेंगे और इसके कुछ और डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल मॉडल फॉर अ कंट्रोल चार्ट। अब जब भी कोई प्रोसेस या जब भी कोई टेक्निक इवॉल्व होती है तो उसका एक जनरल मॉडल डेवलप किया जाता है। आगे जाके तो जैसे कल वाले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। अब इतनी टाइप्स हैं कंट्रोल चार्ट्स की, लेकिन सबके पीछे जो बेसिक थ्योरी है, जो जनरल मॉडल है, वो एक ही है और वो है ये वाला मॉडल जो आपको यहाँ पे स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा। We may give a general model for a control chart. Let W be a sample statistic that measures some quality characteristic of interest. अब W कोई भी या X भी ले सकते हैं, कोई भी एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है। वो जब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनके वेट्स हो सकते हैं, टेम्परेचर्स हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, उनकी कोई भी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो किसी क्वालिटी की डायमेंशन को डिटरमिन करता है। अच्छा, अब अगर ये एक वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है इसका मीन भी होगा और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगी। W के मीन को म्यू W से और इसके स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा W से शो करते हैं। अब जब ये सिंबल्स हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो जो जनरल मॉडल बनता है वो ये वाला है। अब इसमें सबसे पहले डिफ़ाइन की जाती है सेंटर लाइन। व्हाट इज़ सेंटर लाइन? ये सिंपली जो मीन होता है किसी भी वेरिएबल का, यहाँ पे जैसे W है, इसका जो मीन है उसको म्यू W कहते हैं। दैट वुड बी इट्स सेंटर लाइन। और उसके बाद है अपर कंट्रोल लिमिट। अब इसमें ये कि मीन में जब आप प्लस कर लेते हैं ये वाली क्वांटिटी, अब इसको मैं बताता हूँ कि ये क्वांटिटी है क्या चीज़। तो अपर कंट्रोल लिमिट मिलती है अगर आप इस क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं और इसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको लोअर कंट्रोल लिमिट मिलती है। दिस इज़ द जनरल मॉडल फॉर अ कंट्रोल चार्ट। अब इसमें जो L है, L इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दिया हुआ है, L सिग्मा। तो जब L टाइम्स सिग्मा होगा तो ये है डिस्टेंस सेंटर लाइन से अपर कंट्रोल लिमिट का। अब जब आप कोई सा भी जनरल कोई कंट्रोल चार्ट ले लें, उसमें एक सेंटर लाइन के ऊपर एक लाइन लगी होती है और एक लाइन ऊपर लगी होती है अपर कंट्रोल लिमिट। वो सेंटर लाइन से ऊपर वाली लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम L सिग्मा बोलते हैं। और सेंटर लाइन से जो लोअर वाली जो लाइन है जिसके बायर प्लॉट हो तो हम कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है प्रोसेस। तो उस लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं L सिग्मा W। अब ये जो जनरल मॉडल है ये शिवहार्ट ने शिवहार्ट ने प्रपोज किया था और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है। इस वजह से इस रूल पर बनाए गए कंट्रोल चार्ट्स को हम बोलते हैं शिवहार्ट कंट्रोल चार्ट्स। अच्छा, अब कंट्रोल चार्ट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कंट्रोल चार्ट इज़ टू इम्प्रूव द प्रोसेस। ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टूल है। इसका जो अल्टीमेट गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोसेस को इम्प्रूव करना। दूसरी बात, मोस्ट प्रोसेसेस डू नॉट ऑपरेट इन स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ज़्यादातर प्रोसेसेस नहीं होते हैं कंट्रोल स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की स्टेट में। इन कॉन्सिक्वेंटली द यूज़ ऑफ कंट्रोल चार्ट्स विल बी आइडेंटिफाई असाइनेबल कॉजेज। इफ़ दीज कॉजेज कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस, वेरिएबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड एंड द प्रोसेस विल बी इम्प्रूव्ड। तो ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब फिर जब हम कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? ताकि असाइनेबल कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके और जब ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो फिर इसको प्रोसेस से एलिमिनेट किया जाए। और जब एलिमिनेट हो जाती हैं ये असाइनेबल कॉजेज़ तो अल्टीमेटली वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती है।
और जब वेरिएबिलिटी रिड्यूस होगी, हमने क्वालिटी को डिफ़ाइन ही ये किया है, क्वालिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबिलिटी, कि वेरिएबिलिटी अगर रिड्यूस होगी तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्रोसेस की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ कंट्रोल चार्ट्स का। अगली बात, द कंट्रोल चार्ट विल ओनली डिटेक्ट असाइनेबल कॉजेज़। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ असाइनेबल कॉजेज़ को ही डिटेक्ट करेंगे। ये कंस्ट्रक्ट ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं कि जो असाइनेबल कॉजेज़ हैं उनको डिटेक्ट कर सकें। और जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट, ऑपरेटर एंड इंजीनियरिंग एक्शन विल यूजुअली बी नेसेसरी टू एलिमिनेट द असाइनेबल कॉजेज़। तो जब डिटेक्ट हो जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट के डिसीजंस या ऑपरेटर का जो एक्शन है, या जो इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्ट इंजीनियर्स हैं या प्रोसेस इंजीनियर्स हैं, उनका जो एक्शन है वो ज़रूरी होता है इन असाइनेबल कॉजेज़ को एलिमिनेट करना। अब अगली बात भी इसी से रिलेटेड है कि इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग असाइनेबल कॉजेज़ इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड टू अटैक इट। ये सारा जो काम जो लांजा हम कर रहे हैं उसमें जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि रूट काज तलाश की जाए। असाइनेबल कॉज या जो प्रॉब्लम है उसका रूट काज तलाश करना, ये है अल्टीमेट गोल कंट्रोल चार्ट्स का। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है OCAP। इसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन प्लान। अब पिछली स्लाइड पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट का एक टूल है कंट्रोल चार्ट, वो हमें असाइनेबल कॉज डिटेक्ट करके देता है। और जब ये डिटेक्ट हो जाती है तो वो जो काम हम करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, वो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन प्लान। कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो कोई असाइनेबल कॉज होगी जिसका ताल्लुक जो 5 M's हैं उनके साथ होगा, मैन, मशीन, मटीरियल, मदर नेचर एंड मेजरमेंट। तो इन 5 जो इसके पीछे फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक का इशू होगा। तो फिर हम जो हमारा जो प्लान होता है, जिसको हम आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन प्लान बोलते हैं, वो रूट काज डिटेक्ट करके हमें देता है। असल में ये क्या है जी, एन OCAP इज़ अ फ्लो चार्ट। ये असल में फ्लो चार्ट या टेक्स्ट बेस्ड होता है। आप कॉपी पेंसिल लेके एक स्टेप्स लिख लेते हैं कि जब भी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हम ये वाले स्टेप्स करेंगे, और असाइनेबल कॉज या वो जो रूट काज होगा उसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे। दी OCAP कंसिस्ट ऑफ चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट्स होते हैं कि जब कोई प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर ज़ाहिर है असाइनेबल कॉज डिटेक्ट की, फिर उसको तलाश करना, उसके रूट कॉजेज़ को तलाश करना, ये है। और इन टर्मिनेटर्स का क्या मतलब है, विच आर पोटेंशियल कॉजेज़ एंड टर्मिनेटर्स। टर्मिनेट करना प्रोसेस को जो ख़राब करती हैं, प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, जो रीज़न्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको चेक करने के लिए जो एक्शन प्लान है उसको हम OCAP बोलते हैं। और इसका जो गोल क्या है, प्रेफरेबली बाय एलिमिनेटिंग द असाइनेबल कॉज। व्हेन अ कंट्रोल चार्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एन इनिशियल OCAP शुड अकम्पनी इट। ये समझ लें कि जब आप कोई दवाई ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक पर्चा होता है जिसके ऊपर उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होती है, उसमें डोज कितनी देनी है, वो सारा कुछ होता है। तो इसी तरह कंट्रोल चार्ट के साथ भी एक आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन प्लान जब होगा तो तब एक कंट्रोल चार्ट को यूज़ किया जा सकता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि कंट्रोल चार्ट्स विदाउट एन OCAP आर नॉट लाइकली टू बी यूज़फुल एज अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टूल। अच्छा, एक ये इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोसेस कैपेबिलिटी, क्योंकि इसको हम आगे जाके हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इस वजह से इसको यहाँ डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। यहाँ इसको आप समझ जाएं ये क्या चीज़ है, फिर आगे जब मैं प्रोसेस कैपेबिलिटी की टर्म यूज़ करूँगा तो फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा नहीं ये होती क्या है, आपको यहाँ पे ही क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज़ प्रोसेस कैपेबिलिटी? द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स।
किसी प्रोसेस की कैपेबिलिटी कि वो कितनी हद तक एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स बना सकती है, उसको हम प्रोसेस कैपेबिलिटी, उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी बोलते हैं। अब एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड होती हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है और वो अल्टीमेटली लॉस होता है कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को। या अगर सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, तो उसमें जो सर्विस है उसकी, उस सर्विस या जो आपको कर रहे हैं, आपको वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेलियर्स तो नहीं है, उसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स तो अफेक्ट नहीं हो रहे। तो मेनली हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, कैपेबिलिटी उस प्रोसेस की। अब आप समझ गए हैं कि ये एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को प्रोसेस कैपेबिलिटी बोलते हैं। जब आप कंट्रोल चार्ट्स को डिज़ाइन करने जाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें? अच्छा, पहली बात आपने ये चेक करना होता है कि सैम्पल साइज़ कितना रखना है। आपको पता है जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो सैम्पल्स की बेस पे लेते हैं, और सैम्पल जो हैं उनका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी एक फैक्ट है कि जो लार्ज सैम्पल्स होते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे हमें बेहतर पिक्चर सामने आती है पॉपुलेशन की। लेकिन फिर जब आप इकोनॉमिक्स वाली साइड पे जाएं, जब आप बजट वाली साइड पे जाएं, तो वो फिर मुमकिन नहीं होता कि आप इतने बड़े बड़े सैंपल ले सकें। दूसरी चीज़ होती है कंट्रोल चार्ट्स के डिज़ाइन करने में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कंट्रोल लिमिट्स। अब कंट्रोल लिमिट्स जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली एक अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट। अब आपने इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करना है जनरल। अब इसमें L कितना रखना है? L3 होगा तो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हो जाएंगी, अगर L4 होगा तो 4 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हो जाएंगी। ये चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल चार्ट का। और तीसरी बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग को भी आप इसी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास एक चार्ट है, चलें फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग को मैं आपको इसी तरह समझा देता हूँ कि आप कितने फ्रीक्वेंटली सैंपल ले रहे हैं। मसलन पिछले लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सपोज़ हम हर घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद एक सैंपल लेते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट है, इसका मतलब हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। हमने 8 सैंपल लिए हैं। अगर हम आधे घंटे के बाद लेते हैं हर सैंपल, तो साइज़ जितना भी है सैंपल का कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जितना भी है, लेकिन हम हर आधे घंटे के बाद लेते हैं तो 8 घंटे की शिफ्ट में हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है 16, क्योंकि 16 सैंपल्स होंगे। और इसी तरह अगर हम 10 मिनट के बाद लेंगे तो उस तरीके से हमारे उतने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, सैम्पल साइज़, कंट्रोल लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंट्रोल चार्ट्स के डिज़ाइन में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी एग्जिबिटेड बाय द प्रोसेस। अब प्रोसेस चल रहा है और आपका कंट्रोल चार्ट जनरेट हो रहा है तो वो इनमें से किसी एक तरह का होगा। अब एक बात जहन में बिठा दें, यहाँ x के साथ एक सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है t इज़ फॉर टाइम। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर आप जब 15, 20 और 25 ये x की ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट करते हैं तो अगेंस्ट टाइम करते हैं। तो जब अगेंस्ट टाइम कोई ग्राफ बनता है किसी वेरिएबल का, तो उस वेरिएबल को हम टाइम सीरीज़ बोलते हैं, उस ग्राफ को हम टाइम सीरीज़ का ग्राफ बोलते हैं। और या जो सीरीज़ है, वो जो ऑब्जर्वेशंस की का जो सीक्वेंस होता है वो चूँकि टाइम डिपेंडेंट होता है, इस वजह से उसको हम टाइम सीरीज़ बोलते हैं। अच्छा, इसमें टाइम सीरीज़ ये वाली जो है इसको हम स्टेशनरी टाइम सीरीज़ बोलते हैं। अब स्टेशनरी क्यों? क्योंकि इसका जो मीन है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा मतलब ये एक प्रेडिक्टेबल है, ये पैटर्न प्रेडिक्टेबल है इसका। और इसमें जो वेरिएशन है भी, ये वेरिएशन नॉर्मल वेरिएशन है। इस वेरिएशन को हम
इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये जो मीन है, मीन के अराउंड वेरिएशन का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है कि आगे भी इसी तरह जाएगा। आप 200 से आगे चले जाएंगे तो फिर भी इसका पैटर्न यही रहेगा। और जब प्रिडिक्टेबल हो पैटर्न तो फिर टाइम सीरीज़ को स्टडी करना, उसको उसकी बेस पर फोरकास्टिंग करना ये आसान होता है। दूसरी किस्म की जो ग्राफ है टाइम इसका कंट्रोल चार्ट्स का, वो यूं भी हो सकता है। अब एक ये वाली सीरीज़ हो गई, एक ये वाली हो गई, और एक तीसरा है जिसको हम नॉन स्टेशनरी बोलते हैं। अब ये स्टेशनरी तो है, स्टेशनरी का मतलब तकरीबन मीन इसका अराउंड 20 ही चल रहा है, और पैटर्न्स भी प्रिडिक्टेबल हैं कि अब यहाँ से नीचे तो आया है लेकिन ये फिर ऊपर भी शिफ्ट हो। ऑन दी एवरेज ये एक स्टेशनरी, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे जा रहा है। जबकि ये जो टाइम सीरीज़ है, जो ग्राफ है या जो पैटर्न है ये वाला, ये एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है, इसको हम नॉन स्टेशनरी सीरीज़ बोलते हैं। तो अब ये जो पहले किस्म की जो दो सीरीज़ हैं, स्टेशनरी एंड अनकोरिलेटेड। अब अनकोरिलेटेड क्यों? अगर एक पॉइंट ऊपर है तो दूसरा लाइन से नीचे जा रहा है, ये नीचे है तो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला भी नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा। ये नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसका मतलब हर आने वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपने पिछले पॉइंट से अनकोरिलेटेड है। इसमें अलबत्ता इस तरह का नहीं है। ये स्टेशनरी तो है टाइम सीरीज़, लेकिन इसमें अगर आप इस एरिया पर गौर करें तो हर आने वाला पॉइंट अपने पिछले पॉइंट से मैग्नीट्यूड में कम होता है, और ये पैटर्न इसी तरह चलता है। तो इसका मतलब कि हर आने वाला जो डेटा पॉइंट है नेक्स्ट, वो अपने प्रीवियस डेटा पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो इसको हम टेक्निकली ऑटो कोरिलेटेड सीरीज़ बोलते हैं। और जो तीसरी है वो तो है ही नॉन स्टेशनरी। तो ये तीन किस्म के पैटर्न्स हैं जो आपको कंट्रोल चार्ट्स पे मिल सकते हैं। ये जो दो हैं स्टेशनरी वाले जो पैटर्न हैं, ये अगर हों तो शिव हार्ट कहता है कि आपका जो प्रोसेस है, ये जो दो ग्राफ्स हैं ये इन कंट्रोल प्रोसेस को एग्जिबिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और ये वाला जो चार्ट है ये आपके जो प्रोसेस है ये आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस को एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए पैटर्न्स। अब आते हैं कि क्या वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज कंट्रोल चार्ट्स। तो ये कुछ मैंने 4-5 रीज़न्स यहाँ पे लिखी हैं कि जिनकी वजह से कंट्रोल चार्ट्स को हम कहते हैं कि ये पॉपुलर हैं, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टूल है। उसमें पहली बात है, कंट्रोल चार्ट्स आर a proven technique for improving productivity. A successful control chart program will reduce scrap and rework, which are the primary productivity killers in any operation. If you reduce scrap and rework, then productivity increases, cost decreases, and production capacity measured in number of good parts per hour increases. अच्छा, दिस इज़ अ प्रूवन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज़ होगी? जब आपका कि जो गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन डिफेक्टिव बने, स्क्रैप कम हो। और जब स्क्रैप कम होगा तो जाहिर सी बात है रीवर्क, या जब आप कोई चीज़ लेते हैं और वो ख़राब हो जाती है तो आप कंपनी को वापस करते हैं, तो उसके ऊपर रीवर्क, ज़ाहिर है उसने बंदा बैठाया हुआ होता है या एक टीम बिठाई होती है जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको दूर करती है, रीवर्क करती है उसके ऊपर। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटली रिजेक्ट हो जाती हैं, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। तो स्क्रैप और रीवर्क को कम जब करेगा कोई टूल तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो कैपेसिटी या प्रोडक्शन इम्प्रूव होगी, पर आवर जो है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात है कि कंट्रोल चार्ट्स आर इफ़ेक्टिव इन डिफेक्ट प्रिवेंशन।
अब ये डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए क्यों इफ़ेक्टिव हैं कंट्रोल चार्ट्स? द कंट्रोल चार्ट्स हेल्प कीप द प्रोसेस इन कंट्रोल which is consistent with the do it right the first time philosophy. It is never cheaper to sort out good units from bad units later on than it is to build it right initially. If you do not have effective process control, you are paying someone to make a non-conforming product. डिफेक्ट प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल होते हैं कंट्रोल चार्ट्स कि देखें जब आप कंट्रोल चार्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बाद में प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे यार ये ठीक वाले कितने हैं, ख़राब वाले कितने हैं, उनको सॉर्ट आउट करना और सॉर्ट आउट करके स्क्रैप बहुत ज़्यादा आ जाना। और फिर अगर आपके ये वाला काम हो रहा है कि आपके जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं या डिफेक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस बंदे को या जो ऑपरेटर है उसको ख़राब चीज़ें बनाने के लिए पे कर रहे हैं। तो जब कंट्रोल चार्ट यूज़ कर रहे होंगे तो आपको उसी वक्त जैसे ही एक असाइनेबल कॉज अकर करेगा उसी वक्त आपको ग्राफ के ऊपर पता चल जाएगा कि अब कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहीं प्रोसेस स्टॉप करके उसको ठीक करेंगे, फिर आगे प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब जो डिफेक्ट प्रिवेंशन है उसके लिए भी कंट्रोल चार्ट्स इफ़ेक्टिव होते हैं। तीसरी जो बात है कंट्रोल चार्ट्स की पॉपुलैरिटी के पीछे वो है कंट्रोल चार्ट्स प्रिवेंट अननेसेसरी प्रोसेस एडजस्टमेंट्स। A control chart can distinguish between background noise and abnormal variation. अब background noise है या जिसको हम बोलते हैं usual variation या common cause बोलते हैं, तो उसको abnormal variation से distinguish करता है, आपको बताता है कि ये नहीं, ये नॉर्मल वेरिएशन है, इसको आप छोड़ें, रहने दें, और जब कोई स्पेशल कॉज अकर करता है तो ये आपको डिटेक्ट करके देता है। नो अदर डिवाइस इंक्लूडिंग अ ह्यूमन ऑपरेटर इज एज इफेक्टिव इन मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन। इफ प्रोसेस ऑपरेटर्स एडजस्ट द प्रोसेस बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेस्ट्स unrelated to a control chart program, they will often overreact to the background noise and make unneeded adjustments. Such unnecessary adjustments can actually result in deterioration of process performance. In other words, the control chart is consistent with the if it isn't broken, don't fix it philosophy. देखें जब आप किसी बंदे को लगाएंगे कि जैसे ही वेरिएशन आ रही हो तो आप देखें प्रोसेस को एडजस्ट करें, तो वो चूँकि इंसान है, ह्यूमन है, तो वो इतना कॉन्शियस होगा कि ज़रा सी भी वेरिएशन आए तो वो प्रोसेस में एडजस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देगा। और उस ज़ाहिर है उस तरह उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनमें कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, टाइम इन्वॉल्व होगा, उसमें लेबर इन्वॉल्व होगी, तो ये बार बार की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो अननेसेसरी होती हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स क्या करते हैं, आपको अननेसेसरी एडजस्टमेंट से भी बचाते हैं। ये आपको सिर्फ उस वक्त एडजस्टमेंट्स का प्रोपोज करते हैं, एडजस्टमेंट्स जब कोई असाइनेबल कॉज मौजूद होती है या अकर करती है। चौथी बात है कंट्रोल चार्ट्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? फ्रीक्वेंटली द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स ऑन द कंट्रोल चार्ट विल कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू to an experienced operator or engineer. This information allows the implementation of a change in process that improves its performance. देखें, जो समझदार इंजीनियर होगा या जो समझदार ऑपरेटर होगा, जो एक अरसे से सालों से वो काम कर रहा है, उसको तो सिग्नल की ज़रूरत है। वो सिर्फ सिग्नल देख के बता देगा, वो कंट्रोल चार्ट के पैटर्न को देख के बता देगा कि प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है, कि जो क्वालिटी रिड्यूस हो रही है वो कंट्रोल चार्ट को रीड करके इजीली बता सकेगा। पांचवी बात पॉपुलैरिटी की रीज़न है कंट्रोल चार्ट्स की, वो है कंट्रोल चार्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस कैपेबिलिटी। अभी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी को,
तो द कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about the value of important process parameters and their stability over time. This allows an estimate of process capability to be made. This information is tremendous use of product and process design is of tremendous use to product and process designers. प्रोसेस कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कंट्रोल चार्ट्स देते हैं। जो इंजीनियर्स होंगे या जो ऑपरेटर्स होंगे वो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो अच्छी प्रोडक्ट्स बेटर प्रोडक्ट्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है प्रोसेस की उसको अटेन कर सकें। तो ये तो हैं रीज़न्स कंट्रोल चार्ट्स की पॉपुलैरिटी के पीछे। तो आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चॉइस ऑफ कंट्रोल लिमिट्स फॉर कंट्रोल चार्ट्स ये डिस्कस करेंगे और वो ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इस वजह से उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।